चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 के कुछ कम क्वेश्चन उठाए मैंने। कम का मतलब इनमें से तो सिर्फ एक ही पर्सन है चैप्टर नंबर 10 का, ये वाला, है ना। और भी है आगे पेपर में, अगर अभी डिस्कस होंगे तो अभी कर लेंगे, नहीं वो कल की क्लास में कर लेंगे, है ना, जैसे समय रहेगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो कितने पर्सन हो गए? ये 8, और 8 के 8 पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, छांट के लेके आया हूँ, अच्छे पर्सन है, तो इनको तो आपको तैयार करना ही करना है। जैसे मैं जैसे क्लास में ये प्रश्न आपको बताऊंगा वो तो आपको कॉपी में लिख लेना है भाई साहब, वो तो आने ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, समझ रहे हो। उनका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, करना कैसे है एग्जाम में वो भी मैं बता रहा हूँ, समझ गए आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इसको नीचे रख दे, चलो रहने दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर आएगा वो। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर आएगा वो, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो एग्जाम में हमें एक साथ निकालना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अलग अलग निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा रहता है? एक साथ निकालने वाला, समझ गए। मतलब HCF भी एक ही साथ निकाल लो और उसी के साथ LCM निकाल लो। तो वो निकालते कैसे है वो समझो आप, है ना, आराम से सीख जाओगे धीरे धीरे। देखो सबसे पहला कौन सा है? पहला है 17, 23 और इसका HCF भी हमें चाहिए, इसका LCM भी हमें चाहिए, सही बात है ना। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF में अलग अलग लिखते हैं सभी नंबर को, और 17 में अलग लिखेंगे, 23 का अलग लिखेंगे, 29 का अलग लिखेंगे, और फिर इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किसका डिवाइड करते हैं? 2 का, 2 का नहीं जाता तो 3 का, 3 का नहीं जाता तो 4 का, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो इनको सबसे पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं भाई। ये हो गया किसका? ये 17 का हो गया, ये किसका हो गया? ये 23 का हो गया, दिख रहा है ना आपको। ये किसका हो गया? 29 का हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अभी देखो 17 में तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ 17 का ही भाग जाता है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग है। तो 17 और 23 और 29 ये तीनों नंबर ही ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या है। मतलब 17 में 17 का ही जाएगा, 23 में 23 का ही जाएगा, 29 में 29 का ही जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 17, 23, 29 ऐसे की ऐसे आपकी एग्जाम में आ जाएंगे। हो सकता है इनके स्थान पे कोई और नंबर आ जाए, समझ गए। हो सकता है 17 की जगह 16 दे दे, हो सकता है 23 की जगह 22 दे दे, हो सकता है 29 की जगह 28 दे दे। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि HCF और LCM निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, सही बात है ना। मैंने ये नंबर लिया है, क्या पता यही आ जाए, क्या पता नंबर चेंज होके आ जाए। यही आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो नंबर चेंज होके आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो देखो 17 में तो 17 का ही जाता है, कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। बोलो कोई दिक्कत? 23 में सर 23 का ही जाता है, कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। 29 में 29 का ही जाता है सर, कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। तो डिवाइड तो कर दिया हमने इनको। अभी HCF कैसे निकालते हैं? तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले अलग अलग लिखो भाई। 17 है एक, तो एक अपने पास 23 है और एक अपने पास 29, यही है ना। तो 17 का जो अपने पास फैक्टर आया है, गुणनखंड आया है, वो 17 ही आया है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है क्या? मतलब इधर भाग 17 का ही दिया है तो 17 ही आ गया, और इसके साथ कुछ नहीं है गुणा में, तो हम अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए क्या लगा देते हैं? 1। अभी 23 में सर 23 का ही गया है और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1। और 29 में 29 का ही गया है, अच्छा दिखाने के लिए क्या लगा देंगे? 1। इस 1 का कोई मतलब होता नहीं है भाई। हमें पता है 17 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 17 ही आ जाएगा,
और 23 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 23 आ जाएगा, और 29 को गुणा करेंगे 1 से तो फिर से 29 आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है एक का, समझ रहे हो। अब हमें एक तो निकालना है HCF और एक निकालना है हमें LCM। ये दो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यही पूछा है ना। तो HCF का मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 नंबर हैं, हो सकता है 4 नंबर हो सकता है 5 हो सकता है 2 ही हो, समझ रहे हो। कितने भी नंबर हो, अभी हमारे पास 3 संख्याएं हैं और तीनों में हमें ये देखना है कि समान संख्या कौन सी है। समान संख्या जो होगी वो तो क्या हो जाएगा, HCF। तो इसमें समान कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ना। 17, 23, 29 में समान कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ भी नजर नहीं आए तो समान क्या होता है, 1, क्योंकि 1 तो हमेशा सबके साथ होता है। तो इसमें भी 1 1 1 है, तो HCF तो कितना आ गया इसका, 1। HCF कंप्लीट। बात करें किसकी, LCM की। LCM में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नंबर है ना उनको अच्छे से देख लो और उनमें ये देखो कि समान कौन है। जो समान है वो तो आ जाएगा और उसके अलावा जितने भी संख्याएं बच गई वो सारी आएंगी। भाई जो समान है वो तो कितनी बार आएगा, 1 बार। जैसे यहाँ पे 1 1 1 समान है तो 1 तो कितनी बार आएगा, 1 बार। बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई वो सारी की सारी उठ के आएंगी। तो यहाँ पे सर समान तो कुछ है ही नहीं 1 के अलावा, तो 1 तो आ ही गया। इसके अलावा कौन कौन सी संख्या बच गई, 17 बच गई, इसके अलावा 23 बच गई, इसके अलावा 29 बच गई। सभी का अगर गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, और जब इनको गुणा करोगे तो आएगा बेटा आपके पास 11,339। कितना आएगा, तो ये क्या आ गया, LCM। गुणा करना आपको आता है, ये थोड़ा उपचुक भी हो सकता है, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना। तो ये LCM आ गया, ये HCF आ गया। अगर LCM HCF से संबंधित कोई प्रश्न आता है 1 नंबर में, आधे नंबर में, तो हम इस हिसाब से करेंगे, सही। अगर अब दूसरा करवाएं इधर आपको, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इसको। 8 है, 9 है और कितना है, तो सर देखो सबसे पहले तो हम 8 का, 9 का और 25 का अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग। तो ये 8 का बना दिया मैंने, यहाँ पे बना दिया मैंने किसका, 9 का, और यहाँ पे बना दिया मैंने किसका, 25 का। दिख रहा है ना अच्छे से। अभी देखो आप 8 में तो 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो सर सबसे पहले किसका देंगे, 2 का देंगे। मेरे को पता है 8 में 2 चौके कितना होता है, 4 बार जाता है। फिर 4 में फिर से मेरे को पता है किसका जाता है, कितनी बार जाता है, और 2 में तो फिर से 2 का जाता है, कितनी बार, बोलो कोई दिक्कत। और लास्ट में 1 आते ही हमें छोड़ देना है। अभी 9 में, तो 9 में 2 का तो जाता नहीं है, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। सर 2 का नहीं जाता तो हम किसका देंगे, तो सर 3 का देंगे। तो मेरे को पता है 3 तिया क्या होता है, और 3 में तो 3 का ही जाता है, कितनी बार जाता है, और 1 आते ही छोड़ देना है। 25 में चलो, तो 25 में देखो लास्ट डिजिट जो इसका इकाई का अंक वो 2 0 4 6 8 ये नहीं है, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। 5 और 2 7 होता है, 7 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 3 का भी इसमें, 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी, तो 5 किस में गए, 5 में, और जिसका इकाई का अंक 5 होता है उसमें तो 5 का पूरा पूरा जाता है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, और 5 तो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का कितनी बार जाएगा, तो ये डिवाइड तो हमने कर लिया है। अब डिवाइड कर लिया है तो इनको कैसे लिखेंगे, जैसे सब फर्स्ट वाले को लिखा था उसी प्रकार से इसको लिखेंगे अलग अलग। भाई 8 को अलग लिख देंगे, मैं अलग कलर से कर रहा हूं ताकि यहाँ पे मिसमैच ना हो, है ना। 8 है, फिर क्या है, 9 है, और फिर क्या है, जगह थोड़ी सी कम है ना। तो 8 को तो क्या लिखोगे सर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई 3 बार आया है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, बोलो कोई दिक्कत। 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, ऐसे ही लिखेंगे ना, दिख रहा है ना साफ साफ आपको, 3 गुणा 3। और 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5, 25 को हम लिख देंगे 5 गुणा 5। अब हमें HCF चाहिए एक तो,
और एक चाहिए हमें एलसीएम, यही बोला है। तो सर HCF निकालते हैं चलो सबसे पहले। तो HCF का मतलब होता है कि तीनों जो आपके पास नंबर है, 3 हो या 4 हो या 10 हो, तो सब में समान आना चाहिए। तो यहाँ पे तो अपने पास 3 संख्याएं हैं, 8 है, 9 है, 25 है और उनके गुणनखंड इधर लिखे हुए हैं। तो इनमें समान तो मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तीनों में समान होना चाहिए। भाई ऊपर वाले में 2 है लेकिन इनमें तो 2 है ही नहीं, बीच वाले में 3 है तो लेकिन ऊपर और नीचे वाले में 3 नहीं है, 5 है तो ऊपर और ऊपर वाले में 5 नहीं है, इसका मतलब समान तो कुछ नहीं है। और जब समान कुछ नहीं होता तो HCF कितना आता है, 1 आता है। समझ रहे हो आप, क्योंकि इसके साथ गुणा में कितना है, 1, इसके साथ गुणा में 1, इसके साथ गुणा में, तो सर समान तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या आएगा, HCF तो आ गया। अब बात किसकी करें, LCM की। तो सर LCM के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो समान है उसको लिख लो। समान का मतलब जो तीनों में समान है उसको लिख लो। 4 संख्याएं हैं तो चारों में जो समान है उसको लिख लो, और उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची सबको लिखना पड़ेगा। तो सर समान तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है तो जितनी संख्याएं हैं सबको क्या करो, यहाँ पे लिख दो। भाई समान है क्या तीनों में, कुछ नहीं है तो क्या करोगे, सबको लिखोगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। समान तो कुछ है ही नहीं ना तीनों में, ऐसे नहीं कि सर 2 2 2 समान है, एक में नहीं चलेगा, ये 2 इसमें होना चाहिए तो इसमें भी और इसमें भी होना चाहिए। समझ रहे हो, तीनों में होना चाहिए। अगर अपने पास 5 संख्याएं हैं तो पांचों में नंबर होना चाहिए, वो समान होने चाहिए। ये 3 है तो ऊपर वाले में भी 3 होना चाहिए, नीचे वाले में भी 3 होना चाहिए। है क्या ऐसा, नहीं है तो सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। वो क्या निकल के आएगा, और एलसीएम जब इनको गुणा करोगे आप तो निकल के आएगा बेटा इनका 1800। कितना निकल के आएगा, गुणा करना आता ही है ना आपको, गुणा करके आप देख लेना कितना आएगा, 1800। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहला जो प्रश्न है वो आराम से आप कर लोगे। मतलब अगर इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है, मेरा मकसद ये नहीं है कि ऐसा कैसा उठा के वो दे देगा, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है कोई उदाहरण आ जाए इससे संबंधित, उसमें ऐसा पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित जो पूर्णांक है उनके HCF और LCM निकालो। और हो सकता है ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन कोई चेंज होके दे दे। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, संख्या कैसी भी आए, हमें HCF पता है कैसे निकालते हैं, हमें LCM भी पता है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे चाहे 17 आए, चाहे 50 आए, चाहे 20 आए, हमें निकालना आता है तो हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो सकता है आए ही नहीं प्रश्न, मैं गारंटी भी नहीं ले रहा हूं कि आएगा ही, लेकिन अच्छा प्रश्न है तो आ सकता है। समझ रहे हो, आने के चांस है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है, क्या पता आ ही जाए, क्योंकि पेपर मैं तो बनाऊंगा नहीं, पेपर तो दूसरे बनाएंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन देंगे। लेकिन हमें इतना पता होता है कि क्वेश्चन अच्छा है तो ये पेपर में बार बार आता है, तो क्या पता पिछले साल नहीं आया तो अब की बार आ जाए। तो उस हिसाब से ये प्रश्न है यहाँ पे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अभी चले दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, बहुपद है अपने पास x² - 3। पहली बात तो बहुपद क्या होता है, बहुपद वो होता है जिसमें अधिकतम घात जो चर होते हैं ना उनकी अधिकतम घात 2 होती है। तो ये सर इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये बहुपद है। अगर इसके बराबर में 0 लगा देता तो ये समीकरण बन जाता, तो इसके बराबर में 0 नहीं है तो ये समीकरण नहीं, क्या है ये बहुपद है। के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो सर हमें इतना पता है, हमने पढ़ लिया है बहुपद के कितने शून्यक आते हैं, 2, एक अल्फा आता है और फिर जो शून्यक आए और जो गुणांक है, गुणांक का मतलब x² का गुणांक, x है नहीं यहाँ पे, और फिर जो c अचर पद इनको गुणांक बोलते हैं। तो ये गुणांकों के बीच को संबंध जो होगा उसके सत्यता की हमें जांच करो कि भाई साहब अपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, या ऐसे ही निकाल दिया। तो हमें सत्य, ये संबंध है ना, वो सत्यता की जांच करके हमें दिखाइए कि ये वास्तव में सही निकाला गया है। समझ लो, ऐसा प्रश्न आता है, दूसरे पार्ट से ये प्रश्न है, बहुत बार आता है, तो आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अभी देखो हमारे पास प्रश्न दे रखा है x² - 3। हो सकता है यहाँ पे x² - 5 लिखा हो
हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 10 लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 50 लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर के स्थान पे वाई स्क्वायर लिखा हो, टी स्क्वायर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। हमें अगर इस कंडीशन में प्रश्न दिखेगा तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो हमने ऐसा पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा पढ़ा था ना। अब उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद भी था, उसमें एक्स वाला पद भी था और उसमें लास्ट अचर पद भी था। लेकिन इसमें मेरे को इतना नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला पद तो है, लास्ट में जो अचर पद होता है, कांस्टेंट जो होता है, नंबर जो होते हैं वो भी है, लेकिन इसमें बीच वाला पद नहीं है। बीच वाला पद मतलब एक्स वाला जो पद है वो नहीं है तो ये गुणनखंड विधि से तो होगा नहीं, क्योंकि गुणनखंड विधि का मतलब है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले जो व्यापक समीकरण होते हैं उसमें लगती है, जिसमें एक्स स्क्वायर का भी पद हो, जिसमें एक्स का भी पद हो और जिसमें अचर पद भी हो। ऐसा कोई समीकरण आता है तो उसमें कौन सी विधि लगाते हम? गुणनखंड विधि। लेकिन यहाँ पे सर एक्स वाला पद तो है ही नहीं है, इसका मतलब वो विधि तो हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे दिमाग को हम काम में लेंगे और हम ये देखेंगे कि इधर एक्स स्क्वायर है, अगर ये 3 भी स्क्वायर के रूप में परिवर्तन हो जाए, भाई इधर 3 है, हो सकता है 7 हो, यहाँ पे हो सकता है 10 हो, अगर इधर जो भी संख्या है वो स्क्वायर के रूप में अगर परिवर्तन हो जाती है तो इसका मतलब है हम उसमें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सही बात है। तो सर अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं कि एक्स स्क्वायर तो है ही, 3 को मैं ऐसा लिख दूं √3 और फिर लगा दूं इसके, तो कोई गलत तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को इतना पता है और आपको भी पता होगा कि √3 का जब स्क्वायर खोलते हैं तो √3 का स्क्वायर खोलने का मतलब है √3 को √3 से गुणा करना। तो √3 को फिर से √3 से गुणा करते हैं तो आंसर तो 3 ही निकल के आता है, तो समीकरण फिर से ऐसा ही बन जाता है। लेकिन हमने इसको ऐसा बनाया क्यों? क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर वो फॉर्मूला लिखना यहाँ जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, छोड़ेंगे नहीं, फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस। अब कई बच्चों को लिखने में भी समस्या होती है, भाई यहाँ पे ए क्या लिखे बी क्या लिखे। तो आप ये देखो माइनस से पहले क्या है? ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? तो सर माइनस से पहले क्या है? एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हमें लिखना नहीं है, सिर्फ जो स्क्वायर के नीचे पद लिखा है वो लिखना है। तो स्क्वायर के नीचे तो क्या है? एक्स, तो एक की जगह तो क्या रखना है? फिर बी का मतलब माइनस के बाद वाला पद, तो स्क्वायर तो लिखना नहीं है, सिर्फ बी और बी लिखना है। तो बी तो क्या है? स्क्वायर हटाने के बाद √3, तो यहाँ पे तो सर आ जाएगा x प्लस √3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस √3। सही बात है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस √3 और यहाँ पे x माइनस √3। बोलो कोई दिक्कत? अब हमें जब द्विघात समीकरण, हम द्विघात बहुपद हल करते हैं गुणनखंड विधि से, तो लास्ट में ऐसा ही कुछ मिलता है, ऐसा ही मिलता है ना। तो ये x के 2 शून्य का आए कि नहीं आए? एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमारे पास 2 शून्य निकल के आते हैं। तो सर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये x बराबर में माइनस √3 हो जाएगा क्या? और ये x बराबर में प्लस का √3 हो जाएगा क्या? तो सर ये तो हो जाएगा x बराबर माइनस का √3 और सर ये हो जाएगा x बराबर प्लस का √3। बोलो कोई दिक्कत? और जो पहला वाला मान आता है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा। कब बोलते हैं? जब हमें सत्यता की जांच करनी होती है तब। अगर इतना ही पूछे तो इतना छोड़ देना है, लेकिन हमें इसने पूछा है कि हमें क्या करो, सत्यता की जांच करके भी दिखाओ, तो हम कर रहे हैं। तो सर ये पहला वाला है उसको क्या बोल देंगे और जो दूसरा वाला है उसको क्या बोल देंगे? किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
किसी को भी अल्फा बीटा बोल दो, लेकिन पहले अल्फा आता है इसलिए इसको अल्फा बोल देते हैं। हम इसको अल्फा बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा तो इसको बोल दो साहब, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। फिर इसने बोला है शून्य को और गुणांक को, तो शून्य तो आ ही गए हमारे पास। गुणांक क्या होते हैं, जो हमें क्वेश्चन देता है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो गुणांक होता है, एक्स के साथ जो होता है वो गुणांक होता है, अचर पद जो होता है वो गुणांक होता है। तो हमें गुणांक निकालने हैं, तो सर मतलब ए का मान चाहिए हमें, और बी का मान चाहिए, और हमें किसका मान चाहिए, तो सर ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए का मतलब तो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या है, एक है। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ तो हो गया एक, तो ए का मान हो गया एक। बी का मतलब होता है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ का मतलब एक्स वाला तो पद ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट, संख्या, कोई संख्या कितनी है इसमें, 3, वो भी कैसी है, माइनस की, तो माइनस का 3। अभी जीरो से प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, हो सकता है बी वाला पद माइनस का हो, तो जीरो का मतलब वो माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई प्रभाव पड़ता नहीं, समझ रहे हो। किसी संख्या में से जीरो कम करो कोई प्रभाव पड़ेगा, किसी संख्या में जीरो जोड़ दो तो प्रभाव पड़ेगा। तो सर जीरो ले चाहे मत ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलिए अपन, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। एक तो होती है शून्यकों का योगफल और एक होती है शून्यकों का गुण। तो पहली हम सत्यता की जांच कर रहे हैं शून्यकों का योगफल, और जो शून्यकों का योगफल होता है उसका सूत्र होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बटे में ए, ऐसा सूत्र होता है। अभी अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, इधर बी और ए का मान रखेंगे। अगर ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर आ जाता है, इसका मतलब हमारे द्वारा जो किया गया हल है वो क्या है, सही, सही बात। तो सर अल्फा का मान तो है हमारे पास कितना, माइनस का √3, तो यहाँ पे तो रख दिया माइनस का √3, प्लस है तो फिर बीटा का मान अपने पास कितना है, प्लस का √3, तो रख दिया जी प्लस का √3 बराबर माइनस माइनस बी का मान कितना है 0 बट्टा ए का मान कितना है, तो माइनस का 0 को प्लस का 0 कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश में 0 होता है तो 0 ही आंसर आता है, और अगर हर में 0 होता है तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित यानी अनंत। तो सर इसका इधर वाले का आंसर तो क्या आना है, 0, और मेरे को इतना पता है माइनस का √3 प्लस का √3 कट के क्या आना है, तो सर इधर भी 0 है और इधर भी, मतलब यहां तक तो अपना आंसर क्या है, सही है। लेकिन हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, हमें एक और जांच करनी है। दूसरी जांच कौन सी होती है, शून्यकों का गुणनफल। मतलब शून्य कौन से हैं, एक तो अल्फा है एक बीटा है, उनका गुणनफल का मतलब उनको क्या कर दो आप, तो ये आंसर आता है बेटा C/A के बराबर, C/A के। तो सर ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, देखो मैंने भी याद किए, आप भी इनको याद करो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब इनका मान रखना है आपको। आप देखो अल्फा का मान है माइनस का √A गुणा बीटा का मान है प्लस का √A बराबर सी का मान है माइनस का बट्टा ए का मान है कितना, 1। अब मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो आंसर तो माइनस में ही आना है साहब। यहां कर देता हूं माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आना है बराबर, नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो -3 का -3, इधर भी -3 इधर भी, मतलब यहाँ पे भी अपना आंसर सही आ रहा है, यहाँ पे भी अपना आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो क्या है, सही है। इसका मतलब हमारे द्वारा ये कार्य जो किया गया है वो सारा का सारा सही है। इसका मतलब ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें पूरे के पूरे नंबर वो देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, अच्छे से आपको मेरे हिसाब से समझ में आए होंगे, क्योंकि इतने धीरे ना तो मैं कभी समझाता हूँ,
ना मैंने आज तक समझाया है, अभी समझा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपका फायदा हो इसलिए। अब ये आगे चलें। इसने बोला है कि बिंदु 4 और 3 में भुज एवं कोटि क्या होगी। कोटि में छोटी मात्रा आएगी, आप देख लेना, है ना। 4 और 3 में भुज क्या होगा, कोटि क्या होगी। तो भुज तो बोलते हैं बेटा जो x अक्ष का निर्देशांक होता है उसको, और कोटि बोलते हैं जो y अक्ष का निर्देशांक होता है उसको। x अक्ष का निर्देशांक का मतलब है जो पहले जो निर्देशांक लिखा जाता है वो x का लिखा जाता है, और जो पहले के बाद में जो लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है। तो सर यहाँ पे तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे तो पहले कौन सा लिखा हुआ है, तो ये तो x का हो गया। तो जो x का निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं। तो सर मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या कि भुज तो यहाँ पे कितना है 4, और जो बच गई वो क्या है कोटि, और कोटि मेरे को पता चल गया कितनी है। अगर एक नंबर में आधे नंबर में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर देंगे, आसानी से कर दोगे ना। हो सकता है या 4 3 नहीं आए और कुछ आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला क्या होती है। ये क्वेश्चन नंबर है 3 और ये प्रश्न नंबर है, ये चैप्टर नंबर कौन से का है 7 का प्रश्न है। ये चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है, ये चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न है। मतलब 3 चैप्टर से प्रश्न आ गए, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये 7वें प्रश्न, ये 7वें चैप्टर का है। अभी आगे चलते हैं, ये भी किसका है 7वें का। अभी इसमें मैं एक बता देता हूं, एक उसी हिसाब से होगा, जगह बचेगी तो दोनों बता देंगे। तो ये वाला तो मैं बताता नहीं, ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो दूसरा पहले बता देते हैं अपन। तो बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है पहले। तो क्वेश्चन है कि जो आपको युग्म दे रखे हैं 1 2, 2 युग्म है, तो इनके बीच की दूरी बता दो। तो दूरी बताने के लिए आपको सबसे पहले तो मान लेना पड़ेगा कि माना ये A बिंदु है, माना ये B बिंदु है। हम तो A B बिंदु नहीं मानना चाहते, तो आप कुछ और मान लो, माना ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। हम तो P Q भी नहीं मानना चाहते, तो M N मान लो, कुछ भी मान लो अपनी इच्छा अनुसार। A B C D में जितने नंबर आते हैं कुछ भी मान सकते हो आप। मैं मानता हूं इनको A B तो दे रखा है तो मैं P Q मान लेता हूं। तो लिखेंगे पूरा कैसे कि माना बिंदु P क्या है A और Q बिंदु है माइनस का A और माइनस का B। ये आपको लिख लेना है। ऐसे सेम किस में करोगे, ऊपर वाले में। पहले वाले में सेम होगा, सेम डिट्टो का डिट्टो, बस यहाँ पे -5 और 7 लिखा है, वहां पे मैंने क्या लिख दिया A और B लिख दिया। हो सकता है A और B नहीं आए, कुछ और आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो आंसर निकालना है। कुल मिला के बात ये है, और निकालते कैसे है वो तरीका समझना है। तो जो पहले वाला बिंदु होता है उसके निर्देशांकों को बोलते हैं बेटा x1 और A। तो x1 तो कितना है इसमें A, और y1 कितना है, और x2 जो है वो कितना है माइनस का 1, जो दूसरा वाला बिंदु होता है उसके निर्देशांक, और y2 कितना है माइनस का b। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब हमें लगाना है दूरी सूत्र, भाई दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र लगाना है, और दूरी सूत्र भाई इसका निकाल रहे हैं, और हमें p और q के बीच की दूरी चाहिए। तो दूरी सूत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p q से। अगर a b मानते तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a b से। अगर m n मानते तो m n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो p q बराबर निकाल देते हैं हम, अंडर रूट में सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है, मेरे को इतना पता है कि आपको ये सूत्र पहली बार तो देखा नहीं, आपने पहले देख रखा है। और इतना भी आपको पता है कि ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, x1 पहले लिखो, x2 बाद में लिखो, y1 पहले लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि इन दोनों को किधर भी लिखो स्क्वायर करने पर तो सेम ही आएगा। और प्लस में ये वाला पद पहले लिखो, ये वाला पद बाद में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को आप। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो मान है x1 x2 y2 y1 y2 के इसमें रख देने, रख के इनको सोल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो PQ की अगर मैं निकालूं दूरी, तो अंडर रूट तो आपको लगाना ही है, जो तो लगाना ही है। x2 तो अपने पास है माइनस का a, तो रख दो माइनस का a। फिर देखो फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर x1 का मान यहाँ पर पास a लगा दिया।
और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। y2 का मान रखना है, फिर y2 का मान है माइनस का b, तो ये लगा दिया माइनस का b, फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दो, और फिर y1 का मान अपने पास है कितना b, फिर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। अभी फिर हमें तो आसानी से पता है, जोड़ना तो आता ही है ना, जोड़ना तो आता ही है भाई। माइनस का a और माइनस का ही a, तो माइनस का 2a, और फिर इसका क्या करना है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है भाई। 2 का करो या माइनस 2 का आता तो कितना है 4, और a का करेंगे तो a स्क्वायर आता है, मतलब इसका टोटल आएगा 4a स्क्वायर। और सर माइनस का b, माइनस का ही b, तो माइनस का 2b, तो माइनस का 2 का स्क्वायर तो 4, और b का कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा सर 4b स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अभी हमें पता है दोनों तरफ 4 है, 4 है दोनों तरफ है ना, इधर भी 4 है इधर भी, तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 4 को कॉमन लिया तो अंदर यहां से तो क्या बचा, बीच में क्या है, फिर क्या बचा, अभी 4 है वो तो बाहर आ जाता है। अगर a स्क्वायर अकेला होता तो a स्क्वायर भी बाहर आ जाता, लेकिन बीच में क्या लगा दिया, तो फिर ये बाहर नहीं आ सकता। 4 है वो अकेला है तो वो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आता है तो कितना बनता है 2, तो 2 तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, a स्क्वायर बचा प्लस में, तो यही आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर आया है, दूरी है ना, तो दूरी का कुछ ना कुछ तो मात्रक होता होगा, सेंटीमीटर, मीटर है, किलोमीटर, कुछ ना कुछ तो होता होगा, लेकिन हमें इसमें मात्रक कुछ भी दिया नहीं है, तो हम अपनी इच्छा से लिखेंगे कि यहाँ पे जो भी आएगा उसका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मात्रक। जो भी, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये मीटर में होगा तो ये मीटर में आ जाएगा, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी मात्रक है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये हो गया इसका आंसर। ये लगाना जरूरी है क्या, बेहद जरूरी है ना, आप भूलना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो ये पहला वाला जो प्रश्न है वो आपको मैं HW के लिए दे दूं क्या? बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा सा समय लगेगा, रुक जाओगे ना। अभी आगे चले अपन पांचवा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे, वृत्त का व्यास बोला इसने, तो वृत्त का व्यास मेरे को पता है कि परिधि से परिधि को मिलाता है और केंद्र से होता हुआ जाता है, सही बात है। सिरों पर, व्यास का जो सिर है उस पे खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास के कितने सिरे होते हैं, 2 भाई। अगर वृत्त है तो व्यास इधर से इधर जाएगा तो एक सिरा तो इधर बनेगा, एक इधर, 2 सिरे हो गए, तो दोनों सिरों से स्पर्श रेखा एक खींची जाती है, वो क्या होती हैं, समांतर। ये हमें सिद्ध करके दिखाओ। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक बन गया है ना। अभी जो वृत्त का केंद्र होता है वो ये होता है, और जो व्यास होता है वो परिधि से परिधि को मिलाता है और कहां से जाता है, तो ये तो हो गया व्यास। अब इसने बोला है कि व्यास का जो सिरा है उस पर क्या खींचो, तो व्यास के 2 सिरे हो गए, एक तो ये और एक ये, तो इस पे स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं। स्पर्श रेखा का मतलब इसको स्पर्श करती हुई जाए, एक तो ये खींच दी मैंने, और एक मैंने खींच दी ये वाली, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। आप अपनी इच्छा अनुसार इन स्पर्श रेखाओं के नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने नाम दे दिया, इसका A दे दिया, इसका B दे दिया, इसका C दे दिया, इसका नाम D दे दिया, ठीक है। और स्पर्श रेखा, और यहां से यहां तक जो त्रिज्या है, तो यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु बनता है ये वाला, तो इसको मैं नाम दे देता हूं बिंदु P, और इसको नाम दे देता हूं बिंदु, और ये जो केंद्र है उसको नाम दे देता हूं O। और हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा समांतर है। समांतर का मतलब इनको इधर कितना भी बढ़ाएं, इधर कितना भी बढ़ाएं, आपस में कभी नहीं काटेंगे, ये सिद्ध करना है। और जब भी बेटा समांतर रेखा सिद्ध करना हो तो उनके बीच में जो कोण होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में आसन कोण, आसन कोण का मतलब एक ही तरफ बनने वाले कोण का योग अगर 180 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, समान।
इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री, टोटल योग कितना हो गया? इसका मतलब ये क्या है? समांतर। इजी सा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आ भी गया है। तो सबसे पहले तो लिखना है आपको, सिद्ध करना है। तो यहां लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सर जो ए बी है वो समांतर है किसके? सी डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो सर सिद्ध करना है वो बात की बात है, ये हमें पता है, ये 10वें चैप्टर का प्रश्न है। और 10वें चैप्टर में तो 2 ही प्रमेय है, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। और जो प्रमेय 10.2 है उसमें तो बाह्य बिंदु होता है, तो इसमें बाह्य बिंदु तो है ही नहीं, उसमें कोई फॉर्मूला तो काम आता नहीं। तो बची कौन सी प्रमेय? 10.1। तो 10.1 बची है, तो वो प्रमेय यहाँ पे उपयोग में लेंगे। तो प्रमेय 10.1 ले रहा हूं मैं यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेता हूं इसका उदाहरण, वो आंसर प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 क्या कहती है? कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो मध्य कोण बनता है वो कितने डिग्री का? तो सर मेरे को बताओ, ओ पी और पी सी, इनके मध्य कोण कितने का है? लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि OP लंब किस पे है? PC पे। OP ये लंब का चिन्ह है, लंब है किस पे? मतलब जो कोण P है वो कितने डिग्री का है? सिंपल सी बात। फिर मेरे को इतना भी पता है, इधर वाले ले रहा हूं ना मैं, तो नीचे वाला भी इधर वाला, एक तरफ के कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? अगर इधर वाला लेता तो इधर भी इधर वाला लेता, ठीक है। अभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि OQ भी त्रिज्या है और क्यू भी स्पर्श रेखा है, तो आपस में क्या होंगी? लंब होंगी। तो सर OQ जो है वो लंब होगी QB पे, मतलब कोण QB कितने डिग्री का होगा? और सर मेरे को इतना पता है कि ये कोण P और कोण Q स्पर्श रेखाओं के मध्य है, और ये दोनों क्या है? एक ही तरफ है, मतलब आसन कोण है। तो सर अगर मैं लिख दूं कि कोण P प्लस कोण Q, तो क्या लिखोगे आप? 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 कितना होता है भाई? मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच में 180 डिग्री का कोण है। अगर किसी रेखा के मध्य 180 डिग्री का कोण होता है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये बात तो लिखनी पड़ेगी। ये बात क्या करनी पड़ेगी? आप लिखोगे जब दो रेखाओं के बीच के आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं, यहां पे लिख दूं आगे, तो वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। बोलो कोई दिक्कत? अतः AB समांतर होगा किसके? AB समांतर होगा किसके? हैंस प्रूफ। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी जगह कम है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अभी तो 9 ही बजे, अभी आगे और चल लेते हैं थोड़ा, 2-3 क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा ही है कुछ। यदि A और B क्रमशः आपको दे रखे हैं, A के निर्देशांक दे दिए -2,2 और B के दे दिए 2, -4। देखो हाथ आ रहा है क्या? यहाँ ये ठीक है। यदि A और B क्रमशः आपको दिए हुए हैं -2, -2, और ये B दिया हुआ है 2, -4, और तो हमें बिंदु P के निर्देशांक, A और B तो दिया हुआ है, और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और बिंदु P जो है A और B के बीच में स्थित है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है AP, मतलब A के बाद में कहीं स्थित है P, समझ रहे हो? तभी तो इसने बोला AP बराबर है 3/7 AB के, और P रेखाखंड किस पे स्थित है? मतलब AB रेखाखंड, एक तो होता है रेखा, एक होती है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब फिक्स बिंदु हो जाते हैं, उनको हिला नहीं सकते, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। रेखा होती है, उसको कितना भी बढ़ाओ, लेकिन रेखाखंड को आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते, फिक्स होता है। तो देखो मान लो ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, ठीक है। तो A के निर्देशांक तो कितने हैं? -2 और -k, और जो B है उसके निर्देशांक 2, -k। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरे को इतना पता है कि P रेखाखंड किस पे स्थित है, तो सर यहाँ पे कहीं P स्थित है,
और हमें क्या पूछा है, पी के क्या निकालने हैं। तो मान लो पी के निर्देशांक x और क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमें x और y का मान चाहिए। तो सर अब इसने ऐसे तो बोला नहीं, हमें इतना पता है, इस चैप्टर नंबर 7 का प्रश्न है, तो मेरे को इतना पता है कि a और b रेखाखंड है, a और b के निर्देशांक हमें दे दिए हैं। अगर दूरी पूछता तो दूरी सूत्र लगा देते, अगर कहता कि p है a और b के बीचों बीच स्थित है तो x1 x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देते, y1 y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देते, सही। अब इसने ऐसा नहीं कहा कि p बीचों बीच है, तो हमारे पास लास्ट सूत्र कौन सा बचा, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में तो हमें m1 m2 चाहिए। अब m1 m2 निकालने के लिए हमें कुछ दिया है, क्या दिया है कि AP है वो 3/7 AB के बराबर है। तो सर इसने दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, ऐसे दिया है। ये AB गुणा में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा सर, ये भाग में जाएगा, सीधी बात है। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं AP बटे में AB बराबर 3/, अब ये आप देखना ध्यान से थोड़ा सा, AP का मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, तो सर इसने कहा है कि यहां से लेके यहां तक चलोगे तो कितना आएगा, सही। फिर इसने कहा है नीचे AB कितना है 7, तो AB का मतलब यहां से लेके यहां तक चलो, तो सर यहां से यहां तक कितना है टोटल, और हमें m1 m2 कहाँ मिलते हैं, इधर और इधर। अब ये वाला पार्ट अगर मिल जाए, ये तो m1 हो गया, लेकिन m2 अपने पास है ही नहीं, तो m2 निकाल लें। कैसे सर, इतना सा क्या है 3 है, और यहां से पूरा कितना है, तो पूरे में से मैं इतना इतना घटा दूंगा तो इतना इतना ही तो बचेगा भाई। इस पूरे में से इधर इधर वाला पार्ट काट दूं तो इधर इधर वाला ही बचेगा, तो पूरा तो कितना है, इधर वाला पार्ट कितना है 3, काट दो तो बचा कितना, मतलब यहां से यहां तक कितना आएगा साहब 4। समझ गए आप मेरी बात को आप, और मेरे को इतना पता है 3 + 4 पूरा करेंगे तो 7 ही आएगा, मतलब m1 का मान मिल गया हमें 3, m2 का मान हमें मिल गया। अब तो आसानी से हो जाएगा प्रश्न। कैसे होगा देखो, जो पहला बिंदु होता है वो x1 y1, दूसरा होता है वो x2 y2, x के निर्देशांक हमें निकालने हैं। पहला जो मान होता है वो m1, दूसरा होता है वो, तो ये बात लिख देते हैं। आ रहा है क्या, तो सर देखो मैं लिख सकता हूं कि x1 बराबर -2 है, y1 बराबर -2 है, सही। और मैं लिख दूं x2 बराबर है 2 और y2 बराबर है -4, और सर m1 बराबर 3 और m2 बराबर है 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब मान ही तो रखना है, इसमें मान रखने के लिए विभाजन सूत्र में x का अलग होता है, y का अलग होता है। तो x के लिए तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस, अब ये शायद मेरे हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये मान यहाँ पे आप पुट करोगे, थोड़ा समय कम है इस वजह से, है ना। आप ये पुट करोगे, इधर पुट करोगे तो आंसर निकल के आएगा। किसके निर्देशांक निकलेंगे भाई, m1 का मान आपके पास है, x2 का मान भी आपके पास है, m2 का मान भी आपके पास है, x1 का मान भी आपके पास है, सारा मान है। आपको क्या करना है, m1 गुणा में x2, m2 गुणा में x1 बटे में m1 m2 लगाना है। सारे मान, कोई मान निकालने की आवश्यकता है नहीं, सारे के सारे आपके पास है। ऐसे ही y का निकालोगे, y के लिए फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस, जहां पे x2 x1 लिखा वहां पे अब की बार y2 y1 लिख देंगे तो किसके आ जाएंगे, और x और y के निर्देशांक आ जाएंगे। तो x और y किसके हैं, P के बिंदु के ही हैं, आ जाएंगे अपने पास। तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई। ये मान उठा के यहीं तो रखने, अब इतना तो पढ़े लिखे हो कि आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये आगे चले, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है और ये प्रश्नावली 2 का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आ रहा है क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले क्या बोला इसने वो देखो आप,
पहले बोला शून्यकों का योग, तो जो पहले वाला मान है वो शून्यकों का योग है। फिर बाद में बोला गुणनफल, तो दूसरे वाला मान क्या है, गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो तो कितना दे दिया, और योग गुणनफल, सॉरी ये तो योगफल और गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, वो कितना दे दिया। और जब योगफल गुणनफल दिया हुआ हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई, बहुपद निकालना है ना, तो बहुपद निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा गुणा बीटा का मान रखो, आंसर आ जाएगा। बराबर में जीरो नहीं लगाना है, क्यों, बहुपद में बराबर में जीरो नहीं लगता है। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो यहाँ रख दो -3, साथ में है एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस, ये हो गया बहुपद। इजी सा प्रश्न था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको करवाते हैं लास्ट है, फिर बाद में चले जाना आप, है ना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप राइट मत करना, इसको वीडियो देख लेना आप, है ना, वहां से राइट कर लेना, ये तो हमेशा ही रहेगी ना, ऐसे थोड़ी डिलीट हो जाएगी। आप इसको राइट मत करना, समय थोड़ा कम है, तो आप समझ के फिर चले जाना, ठीक है। तो आप ये देखो, सिद्ध कीजिए, या फिर शाम को वीडियो देख के आप कॉपी में उतार लेना, % उतार लेना। सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय। हो सकता है यहाँ पे √5 आए, हो सकता है √10 आए, हो सकता है कुछ और आए। हमें √3 का पूछा है तो √3 का करते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा है उसका विपरीत मान लेना है, कि हमें पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या है, कौन, √3। तो मान लो √3 क्या है, परिमेय है। माना √3 परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, p/q के बराबर। तो सर अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी किसके बराबर होगी, और यहाँ पे जो p/q होता है उसकी कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि ये p और जो q होगी वो दोनों कैसी संख्याएं होती हैं, सहभाज्य। प्लस में जो q का मान होता है वो कभी भी जीरो, सहभाज्य का मतलब p में और q में सेम संख्या का भाग नहीं जा सकता है। अगर p में भी 5 का ही चला गया, q में भी 5 का ही चला गया, तो वो सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या है, समझ गए ना मेरी बात को। तो फिर हम देखो, आप इसको, हमें तो अपरिमेय सिद्ध करना है, इसका मतलब हमें परिमेय सिद्ध तो करना ही नहीं है। तो सर ये क्यों है, उठा के मैं इधर लाया, तो हो जाएगा √3 बराबर में क्या हो जाएगा, अभी अंडरूट वाली संख्या तो देखो क्या होती है, अपरिमेय। तो इसको हमने परिमेय माना है, तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं। तो वर्ग करूंगा, √3 का तो हो जाएगा कितना, 3, और q का हो जाएगा, और p का हो जाएगा। अभी ये 3 है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा क्या, तो q² बराबर हो जाएगा p² बटे में। तो सर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि p² किससे विभाजित है, तो p भी किससे विभाजित होगा। अब ये क्यों होगा मैंने पहले आपको बता रखा है, और जिसने नहीं देखा तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे बता रखा है पूरा डिटेल से। तो अभी अपने पास समय कम है तो मैं लिख देता हूँ सीधा, क्या लिखूंगा कि p² किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा, सही बात है। अभी सर मैं p के स्थान पे कुछ और ले लेता हूं, और किसका गुणांक लेता हूं, जो नीचे है उसका। अगर नीचे 5 होता तो हम 5 का ही गुणांक लेते हैं, नीचे 3 है तो किसका लेते हैं। तो सर मान लिया, अब कि माना p बराबर कितना है, 3r। ये क्यों मानते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये 3r अगर p के स्थान पे रखूंगा तो p² है, लड़के 3 यहाँ पे रखूंगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो p² है तो 3 का तो हो जाएगा 9, r का हो जाएगा r²। मतलब टोटल कैसे बनेगा कि q² बराबर 9r² बटे में, ऐसे ही बनेगा ना भाई, p² के स्थान पे ये रख दिया,
और फिर देखो 3 एकम और 3 तिया, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3r स्क्वायर। यहाँ पे कर दूं मैं भाई, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3r स्क्वायर। अब ये 3 गुणा में है, इधर आऊंगा तो सर क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा सर क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्यू भी किससे होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब सर आपने तो ऐसे बताया था P और Q क्या होती हैं, सहभाज्य, मतलब P और Q में समान संख्या का भाग नहीं जा सकता है। यहाँ पे तो P में भी किसका भाग चला गया, Q में भी किसका चला गया, दोनों में समान का भाग चला गया, तो समान का तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर दोनों में समान संख्या का भाग चला गया तो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी, सर परिमेय नहीं है तो क्या है, अतः हमारे द्वारा जो मानी गई अवधारणा है वो गलत साबित होती है। अतः √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो, ये बात आपको लिखनी है इधर, अभी इसमें जगह नहीं है तो मैं थोड़ा बस मुक्त द्वारा ही बता दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ, कितने क्वेश्चन है ये, 8, तो 8 क्वेश्चन आज डिस्कस हुए हैं, कल भी थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत, सही है काम, ठीक।